हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 15 ज्योग्राफी सीरीज का और इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट टाइप की। तो शुरू करते हैं। ये जो क्लाइमेट टाइप है ये पाया जाता है 5 डिग्री और 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के पास। जिन जगहों पे ये ज्यादा देखने को मिलता है वो है अमेज़न ब्राजील के अंदर, कोलंबिया, और अफ्रीका में ये मिलता है नाइजीरिया के हिस्सों में, कैमरून, कॉन्गो, गैबन, और साउथ ईस्ट एशिया में ये हमें देखने को मिलता है थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में और सिंगापुर के आसपास। इक्वेटर के पास ये जो 5 से 10 डिग्री नॉर्थ का इलाका है, जरूरी नहीं यहाँ पे पड़ने वाली सभी कंट्रीज या सभी लैंड मासेस में हमें हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेट और भी कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है लैटिट्यूड के अलावा, जैसे कि वहाँ का ऑल्टीट्यूड कैसा है, वहाँ ऊंचाई कैसी है, या फिर वहाँ पे विंड्स कैसे चलती है, वहाँ पे मॉनसून तो नहीं आता, वगैरह वगैरह। इसलिए ये इन्हीं जगहों पे मिलता है जो आप इस मैप में देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट में सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर कैसा रहता है इस क्लाइमेट टाइप में। टेम्परेचर जो है वो काफी यूनिफॉर्म रहता है, पूरे साल सेम सा टेम्परेचर रहता है। ये नहीं होता कि एक महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाएगी और एक महीने में बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाएगी। ऐसी कोई स्पेसिफिक सर्दियां नहीं होती हैं और बादल से छाए रहते हैं और बारिश अच्छी खासी होती है, जिसके कारण जो हाई टेम्परेचर है उससे थोड़ी सी राहत मिल जाती है यहाँ के लोगों को। और जो तटीय इलाकों पे है वहाँ पे लैंड और सी ब्रीज चलती हैं, उससे भी थोड़ी राहत मिलती है। जो डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, यानी एक दिन के मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा होता है, टेम्परेचर सेम सा रहता है। और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो पूरे साल का मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है, वो भी बहुत कम होता है, 1-2 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही होता है। अब इस क्लाइमेट टाइप की 2 सिटीज जो हैं हम देखते हैं। एक है कोलालमपुर जो कि लोलैंड है, निचले इलाके में है, और एक है बगोटा जो कि हाईलैंड पे है, थोड़ी ऊंचाई पे है। अब कोलालमपुर में जो सबसे गर्म महीना है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड या फिर 26.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, और जो सबसे ठंडा महीना है वो 78 डिग्री फ़ारेनहाइट या 25.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। तो आप देख सकते हैं कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट में जो डिफरेंस है वो मात्र 1 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही है। और अगर हम बोगोटा की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है क्योंकि वो ऊंचाई पर है, लेकिन टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन यहाँ भी नहीं है। जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम का वो यहाँ भी 1 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही होता है। और दूसरी जगह जैसे सिंगापुर, जकार्ता वगैरह, वहाँ भी हमें इसी तरह का पैटर्न मिलता है। और ओशियंस के ऊपर जाएं तो ये जो रेंज है ये और छोटी हो जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चली जाती है। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। यहाँ पे बारिश कैसी होती है। बारिश यहाँ पे अच्छी खासी हैवी बारिश होती है, 60 से 100 इंच तक बारिश हो सकती है, और पूरे साल ही बारिश होती है। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें बारिश नहीं होगी। 2 पीरियड ऐसे आते हैं जब बारिश सबसे ज्यादा होती है, एक अप्रैल में और एक अक्टूबर में, और ये इक्विनॉक्सेस के पास पड़ते हैं। इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं ये आप शुरू के चैप्टर्स में देख सकते हैं इस सीरीज के। और सबसे कम बारिश जो है वो जून और दिसंबर में सोलिस्टाइसिस के पास होती है। ये जो डबल रेनफॉल पीक वाला पैटर्न है कि 2 पीरियड आते हैं मैक्सिमम रेनफॉल के इक्विनॉक्सेस के साथ, ये और कहीं देखने को नहीं मिलता, इसी क्लाइमेट टाइप में हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे मॉनसून के कारण थोड़ी सी इस पैटर्न में वेरिएशन आ जाती है। जैसे कोटा भारू में जो है सबसे ज्यादा बारिश जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है साल के एंड में, और म्यांमार में ये साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है जून और सितंबर के बीच में। जैसे हम इक्वेटर से और आगे जाते हैं, मॉनसून का जो इफेक्ट है वो बढ़ता चला जाता है। हैवी रेनफॉल होती है समर के मंथ्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसा हमारे इंडिया में होता है। ये जून, जुलाई, अगस्त के अराउंड होता है सबसे ज्यादा बारिश का पैटर्न, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये होता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अराउंड। अब क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन के अंदर सूरज जो है वो बहुत तेज चमकता है, इसके कारण कन्वेक्शनल एयर करंट्स बनते हैं और कन्वेक्शनल रेनफॉल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जो कि आपको दोपहर में देखने को मिलती है। और कुछ इलाकों में रिलीफ रेनफॉल देखने को मिलती है जो कि ऊंचाई के कारण होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे हमेशा ज्यादा रहती है, 80% से ज्यादा रहती है, और इसी कारण बारिश भी जल्दी हो जाती है। अब बात करते हैं वेजिटेशन की। यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए वेजिटेशन बहुत अलग अलग तरह की यहाँ पाई जाती है, अच्छी वेजिटेशन होती है। वैसे तो ये इलाके हमेशा हरे भरे रहते हैं, पर यहाँ पे एवरग्रीन के साथ साथ और भी तरह के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल हार्डवुड जो है, जैसे महागोनी, एबोनी, ग्रीन हार्ट वगैरह, इस तरह की लकड़ियां पाई जाती हैं। और छोटे पाम ट्रीज भी पाए जाते हैं, बेले वगैरह, और पैरासाइटिक प्लांट्स भी पाए जाते हैं। तो जो रेंज है पेड़ पौधों की वो बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। एक और चीज है कि जो अरेंजमेंट है पेड़ों की,
लेयर्स की, वो भी एक अलग पैटर्न दिखाती है। सूरज की रोशनी के लिए कंपटीशन रहता है अलग अलग पेड़ों में, तो कई पेड़ बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं सूरज की रोशनी के लिए, कुछ उससे नीचे आते हैं। तो जो पेड़ों की कैनपी है, कैनपी से हमारा मतलब पेड़ का ऊपर का हिस्सा जहाँ उसके पत्ते और शाखाएं फैली हुई होती हैं, वो बहुत थिक होती है, घनी होती है। अब इसके कारण जो नीचे जमीन है वहां तक सनलाइट पहुंच नहीं पाती इतनी, और वहां पे डेंसिटी कम होती है पेड़ पौधों की। और जैसा हमने बात की बायोडाइवर्सिटी की, यहाँ पे स्पीसीज बहुत अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जब इन पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और जमीन क्लियर की जाती है, तो वहां पे जो दूसरी लेयर आती है उसके बाद, वो इतनी घनी नहीं होती, जिसे हम सेकेंडरी फॉरेस्ट कहते हैं। इसे मलेशिया में बेलुकर भी कहते हैं। और कुछ कोस्टल एरियाज में जहाँ खारा पानी पाया जाता है, वहाँ पे मैंग्रोव्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लाइफ कैसी होती है और डेवलपमेंट कैसी है। जिन इलाकों में डेवलपमेंट कम है, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है कि कुछ टाइम तक कल्टीवेशन होती है, उसके बाद उस जमीन को छोड़ के वो आगे बढ़ जाते हैं। यूरोपियंस के आने के बाद कई प्लांटेशंस यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई थी इन इलाकों में, जैसे जावा, सुमात्रा, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में। कुछ क्रॉप्स के लिए ये इलाके बहुत फेवरेबल हैं, जैसे कि नेचुरल रबर। मलेशिया और इंडोनेशिया जो हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं नेचुरल रबर के। एक और क्रॉप जो यहाँ बहुत पाई जाती है वो है कोको। घाना और नाइजीरिया इसके इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर हैं। ऑयल पाम जो है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा उगाया जाता है। इसके अलावा कोकोनट, शुगर, कॉफी, टी, टोबैको, स्पाइसेस, बनानास, पाइनएप्पल, सागो वगैरह भी यहाँ पे उगाया जाता है। अब यहाँ के कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिनके कारण यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट होती है। पहला है यहाँ का क्लाइमेट और हेल्थ। क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी और गर्मी इतनी ज्यादा होती है, तो बीमार पड़ने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ मलेरिया, येलो फीवर जैसी बीमारियां पाई जाती हैं, और बैक्टीरिया और दूसरे इन्फेक्शन भी बहुत तेजी से फैलते हैं। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी बीमारियों का डर लगा रहता है। और पेड़ पौधों को भी कई तरह के कीड़े मकोड़े यहाँ पे डैमेज पहुंचाते हैं। यहाँ के जंगल घने होने के कारण यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि लंबरिंग वगैरह नहीं हो पाती। फिर यहाँ पे ग्रासेस जो होती हैं लंबी लंबी, जैसे कि ललांग, इनके कारण रेलवेज और रोड्स को मेंटेन करना भी बहुत कॉस्टली होता है, मुश्किल होता है। एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ का जो सॉइल है वो बहुत रिच होता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे पत्ते बहुत भारी मात्रा में गिरते हैं और ह्यूमस ऐड करते हैं, पर एक बार अगर टॉप सॉइल हट जाए तो उसके बाद सॉइल की क्वालिटी जो है वो बहुत गिर जाती है, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत होती है और वो न्यूट्रिएंट्स अपने साथ बहा ले जाती है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़े या फिर लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि उससे हमारी नेचर का बैलेंस बना रहता है। पर पिछले कुछ समय में हमने इतनी ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करी है अलग अलग रेन फॉरेस्ट की, कि अब इस बैलेंस का बने रहना काफी समय तक संभव नहीं है। तो इन फॉरेस्ट को बचाना अब सभी सरकारों की जिम्मेदारी बन गई है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पृथ्वी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।